नमस्कार दोस्तों, दिमाग डिफेंस एकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। सुबह हमने जो क्लासेस की थी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ा था और हरियाणा की नदियों के साथ में ये एक जो टॉपिक है वो कनेक्टेड है। वो जो पहली जो बड़ी वीडियो थी इस कारण मैंने ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बने इसलिए मैंने दूसरी वीडियो में इस पार्ट को डाल दिया है। जो हरियाणा की झीलें हैं और ये है ना, चाहे HSSC एग्ज़ाम कंडक्ट करे, NTA करे या फिर कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है स्टेट स्पेसिफिक, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे भी होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़खड़ झील की। जो बड़खड़ झील है ये आपकी फरीदाबाद में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद में बड़खल। और ये 206 एकड़ में फैली हुई है। और जो प्राचीन काल में यह झील है ना, बाढ़ का कारण बनती थी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा स्टोरेज हो जाता था और जब ऊपर से बरसात आती थी वो जो पानी है वो क्या करता था, बाढ़ का कारण बनता था उस एरिया में। इसके बाद में क्या है, इस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन होता है। ठीक है। और जो म्यूर झील है वो इसके पास है। और जो दूसरा नंबर है कोटला झील। कोटला झील हमारी मेवात में पड़ती है और ये मानव निर्मित है, यानी कि आर्टिफिशियल। क्योंकि झीलें दो तरह से होती है, एक तो नेचुरल बनती हैं, ठीक है, और फिर यह मानव बनाता है उसको। तो ये जो कोटला झील है ये मेवात में है और मानव निर्मित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे इसका जो प्रयोग है, जो वर्षा का जल का संग्रहण है वो इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। और ये लगभग 108 एकड़ में फैली हुई है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में तीसरा है भिंडावास झील। भिंडावास आपने सुना भी होगा, ये भिंडावास झज्जर जिले में पड़ता है। और ये जो है ना, राज्य सरकार ने 5 जुलाई 1986 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको दिया गया था। और यहाँ पे भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी विहार का दर्जा दिया। और जो ये अपनी भिंडावास जो ये झील है, इसमें 266 से ज़्यादा प्रजाति के जो पक्षी हैं वो रहते हैं। और 4.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। और इसमें भारत सरकार ने 3 जुलाई 2009 को पक्षी विहार का दर्जा इसको दिया हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं दमदमा झील। दमदमा झील भाई ग्रुप डी में भी पूछी गई है, क्लर्क में भी पूछी गई है। ठीक है। और एक बार शायद HCS में भी इसको पूछा गया था। दमदमा झील ये नेचुरल लेक है। ठीक है, 12.14 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और यह गुरुग्राम के सोहना में पड़ती है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। नेचुरल है तो पुनरुद्धार करवा सकती है। इसके बाद में जो इसकी आकृति है वो अमीबा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अमीबा के आकार की है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं अमीबा के आकार की कौन सी झील है, तो आपको पता रहना चाहिए ये दमदमा झील है। और आपका लोकेशन इसकी पता ही होनी चाहिए हर हाल में। इसके बाद में यहाँ पे ना जो वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का भी निर्माण करवाया जा रहा है। और उन 190 पक्षी जो प्रजातियां हैं उसका घर भी कहा जाता है किसको? दमदमा झील को। इसके बाद में आता है सुल्तानपुर झील। जो सुल्तानपुर झील है ना, ये फरुखनगर में पड़ती है। फरुखनगर गुड़गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, यह जो राज्य का प्रमुख पक्षी विहार है। पक्षी विहार यहाँ पे नेशनल पार्क भी बना है, वो हम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन एक लेक है उसके प्रोस्पेक्टिव से हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें 250 प्रजातियां हैं जो पक्षियों की हैं। और सर्दियों में यहाँ पे साइबेरिया, यूरोप, अफगानिस्तान से जो पक्षी हैं यहाँ आके निवास करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता ही है जो साइबेरिया है वो ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ से पक्षी क्या है, पलायन करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद में एक खलीलपुर लेक है, ये मेवात में है। और इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन निकलने की जो संभावना है वो आपसे अक्षेत्र पूछेंगे,
झील का नाम पूछेंगे कि ये किस कौन से जिले में है या फिर किस क्षेत्र में है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कि कृत्रिम लेक है या नेचुरल है, दो तरह ही हो सकती है, तीसरा तो कोई है नहीं इसमें। इसके बाद में एक है चांदनी, ये खलील चांदनी झील है एक है, ये खलीलपुर है ना जो मेवात में है, इससे 16 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। ये भी आपकी मेवात में ही पड़ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये अपनी तिलियार झील है। तिलियार रोहतक में जो बच्चे रह रहे हैं उनको तो पता ही होगा। ये जो दिल्ली फजीलका जो नेशनल हाईवे नंबर 10 है वहाँ पर ये स्थित है और ये रोहतक में है। और यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक जू, एक चिड़ियाघर बनाया गया है। इसके बाद में शुक्ला झील, सुखना झील आपको पता ही होगा, जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, उसके तलहटी में एक झील बनाई गई है और ये मानव निर्मित झील है और ये पर्यटन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1958 में चंडीगढ़ में इसका निर्माण ली कार्बूसियर ने करवाया था। भाई ये प्रश्न है ना पूछा गया है, ठीक है। एक बार 2016-17 में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार ली कार्बूसियर थे और ये फ्रांसीसी थे। तो इसके बाद में 1988 पर इस झील को रामसर सूची, रामसर स्थल ईरान में है कि वहाँ पे जो संवेदनशील जो जगह होती है उसको सूची में डाला जाता है और उस पर फिर सरकार है या फिर कोई ट्रस्ट है वो उस पर क्या करती है, निवेश करती है और उसकी देखभाल करती है, ठीक है। आगे है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का नाम आते ही आपको पता ही होगा, ये थानेसर में पड़ता है, थानेसर कुरुक्षेत्र, और ये हिंदू धर्म के लिए काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है, ठीक है। और ये हिंदू धर्म का प्रतीक माना गया है। अल बरूनी की एक पुस्तक थी, ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी सीधा सीधा उठा के पूछी गई थी एक बार और पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? एक यात्री था, ठीक है, अल बरूनी, उसने इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है। आप इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद में आपको इसी में आपको पता है वार्षिक एक मेले का आयोजन होता है। भाई देखो, जो हरियाणा के मेले हैं, कोई महोत्सव है, उसको एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ब्रह्म सरोवर का जिक्र हुआ है तो मैंने सोचा थोड़ी नॉर्मली जो रिपोर्ट है वो आपको दे देता हूँ। 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ये क्या हुआ है, ये जो है ब्रह्म सरोवर में ये जो गीता महोत्सव मनाया गया था, ठीक है। और 5 दिसंबर 2025 को, और इसमें जो पार्टनर स्टेट है ना वो मध्य प्रदेश है, इसको आप रखिएगा ही ध्यान। आपसे पूछ लेंगे जो गीता महोत्सव हुआ था उसका पार्टनर स्टेट कौन सा है, और कई बार पार्टनर देश भी पूछते हैं और पार्टनर देश इसमें दिया हुआ है नहीं है। इसके बाद में करण झील, करण, यदि करनाल का जिक्र हो और करण झील का नाम ना हो तो कुछ बनता नहीं है, आपको पता ही है। करण झील के नाम पर ही करनाल शहर का नाम पड़ा था। और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है उस पर यह स्थित है और इसका जो आकार है ना ये वृत्ताकार है, वृत्त समझ रहे हो, एक सर्कल टाइप में गोलाकार है, ठीक है। और इस जो करण लेक है इसके अन्य नाम भी हैं, करनार या चक्रावती इसके अन्य नाम है, और करनाल का नाम मैंने आपको पहले बता दिया है, इस झील के नाम पर ही पड़ा था। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरजकुंड मेले की। सूरजकुंड मेला वैसे तो आपको पता ही है 5 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कला से जुड़ा हुआ मेला है और इसमें आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश और उड़ीसा पार्टनर स्टेट थे, जो बिम्स्टेक के देश हैं, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास ये जो 5-7 देश है ना बंगाली खाड़ी में, उससे जो टच करते हुए जो देश हैं वो उसका एक संगठन है जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक। और जो बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य देश हैं वो इसके पार्टनर कंट्री हैं, पार्टनर देश हैं, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में सूरजकुंड की बात हो रही है, इसका निर्माण फरीदाबाद में करवाया गया था भाई, और जो इसके निर्माण करता थे वो सूरजमल तोमर थे। सूरजमल तोमर ने कब करवाया था? 11वीं सदी में। ये सदी है ना आपको याद रखना बहुत जरूरी है, हो सकता है आपसे पूछ लें राजा जो सूरजमल तोमर है उसने इस झील का निर्माण कब करवाया था, किस सदी में कराया था? तो 11वीं सदी में कराया था। इसको म्यूर झील के भी नाम से जाना जाता है। किस झील से? म्यूर झील के नाम से। और जो ये झील है ना
उगते हुए सूरज के लिए प्रसिद्ध है। जब सूरज निकलता है, ठीक है, जो निकलता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है ये झील। और इस जो इसकी आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। आप इसको जरूर एक बार देखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो महत्वपूर्ण झीलें थी, थोड़ा बहुत जो विवरण है मैंने इसके बारे में बताया आपको। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें हैं जो आपसे सीधा एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पूछी जाएंगी, पूछी गई हैं अतीत में भी, ठीक है। और अब भी बहुत सारी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। एक बार माइंड में जरूर रखना, ठंडे दिमाग से जरूर पढ़ना है। जैसे बीवी पर झील है, ये कुरुक्षेत्र में, ये पूछी गई थी कलरक में। बसई गुरुग्राम में है। सोहन ये गुरुग्राम में है। व्यर्थ केदार झील ये कैथल में है। व्यर्थ केदार ये देखना एक बार। टिक्करताल झील ये पंचकुला में पड़ती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टिक्करताल झील कहाँ है? पंचकुला में। इसके बाद में सनी हित झील ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है भैया आपकी। इसके बाद आती है डबचिक, ये होडल में है। बुलबुल झील है ना, कई बार पूछी गई है भाई। बुलबुल झील ये आपकी जींद में पड़ती है। ब्लू बर्ड ये हिसार में है। ब्लैक बर्ड ये हांसी में है। भाई इसमें थोड़ा गैप करना है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद में चिल्ली, चिल्ली झील है वो फतेहाबाद में है। और आपकी सोमो सागर ये नारनौल में है। दोज ये फरीदाबाद में है। और एक उजीना, उजीना नूह में है। और आपकी ओटू झील ये सिरसा में है। जब हमने थोड़ा क्लाइमेट वगैरह के बारे में बताया था और इससे जो बताया था ना, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है ओटू का। इसके बाद में हरियाणा की जो प्रमुख बावड़ी हैं, बावड़ी आपको पता ही है वो बनवाई गई थी, ठीक है। लखी राय बावड़ी ये लखी राय बंजारा ने बनवाई थी। आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे ये बनवाई किसने है? लखी राम बंजारा ने। इसके ये कहाँ पड़ती है? ये नेशनल हाईवे नंबर 44 यानी कि NH 44 पे पड़ती है, ठीक है। सरगढ़ ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और ये जो है सरस्वती नदी के तट पे बनवाई थी। कौन सी? लखी राय बावड़ी, ध्यान रहेगा। हाँ, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बात आती है ज्ञानी चोर की बावड़ी। देखो भाई, जो ज्ञानी चोर है या ज्ञानी चोर भी बोलते हैं, इसको कहा जाता है स्वर्ग का झरना। स्वर्ग का झरना किसे बावड़ी को कहते हैं? ज्ञानी चोर की। उसको इसकी जो लोकेशन है वो महम में पड़ती है। और जो इसका निर्माण है वो सैयद कलाल ने करवाया था 1658 और 59 में। इसको आप अच्छे से देखना। इसके बाद में बात करते हैं मिर्जा अली। जो मिर्जा अली बावड़ी है, ये मिर्जा अली ने बड़ा निश्चित है नाम दिया हुआ है। नारनौल में इसकी स्थिति है। 1556 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। 1605 में पुनरुद्धार हुआ है। अगला है गौस अली बावड़ी। ये आपकी फरूक नगर में पड़ती है जो गुरुग्राम में है। और ये भारत सरकार के अधीन है, इस पे काम चलता है। आज की जो वीडियो यहाँ तक है। धन्यवाद।